नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। और इससे पहले हम नजर डालते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ ही सिटी ने तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थीम, ज़वेरेव जूनियर इटालियन ओपन के पुरुष सिंगल्स के अगले दौर में पहुंचे। महिला सिंगल्स में एरिना सेबेलेंका, एश्ले बार्टी, एलिना सुतनोना, गरबाइन मुगुरुजा, वी कुदेरमेटोवा, मार्टियो बेरेटिनी और कैरोलिना प्लिस्कोवा ने भी अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में जगह बनाई। और न्यूजीलैंड के जाने माने विकेट कीपर बल्लेबाज बीजे वॉटलिंग ने इंग्लैंड में भारत के खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीत लिया है। इस जीत के साथ ही मैनचेस्टर सिटी ने तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी नवीन सक्सेना की ये रिपोर्ट। मैनचेस्टर सिटी ने तीसरी बार प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया है। मैनचेस्टर सिटी और लेस्टर सिटी के बीच हुए मैच में मैनचेस्टर सिटी ने खिताब अपने नाम किया। पिछले 4 सीजन में ये तीसरी बार है जब मैनचेस्टर सिटी ने खिताब अपने नाम किया। मैनचेस्टर की टीम दूसरे स्थान पर मौजूद मैनचेस्टर यूनाइटेड से 10 अंक आगे है और लीग के अपने 3 मैच रहते हुए ही चैंपियन बन गई। मैनचेस्टर सिटी ने लेस्टर सिटी को 2-1 से हराया। अब मैनचेस्टर सिटी 10 सीजन में 5 खिताब और वेतन पर सबसे अधिक खर्च करने वाली टीम बन गई है। मैनचेस्टर सिटी ने इस साल अप्रैल में लीग कप जीता था। मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप गार्डियोला इस जीत से बहुत खुश हैं। उन्होंने प्रीमियर लीग जीतने पर कहा, ये सीजन और ये जीत पिछले हर खिताब से अहम है। ये सबसे मुश्किल था। हमने जिस तरह से ये सीजन अपने नाम किया उसे हम हमेशा याद रखेंगे। मुझे इस क्लब पर गर्व है। ये सीजन बहुत खास रहा। जिस तरह से हम हर मुश्किल और प्रतिबंध का सामना करते हुए खेले वो शानदार था। कोरोना महामारी के बीच खेले गए इस टूर्नामेंट में मैनचेस्टर सिटी नवंबर में 8 अंकों की बढ़त के साथ 11वें नंबर पर थी, लेकिन कोच गार्डियोला के नेतृत्व में सिटी ने 28 मैच जीते और जीत की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाए। सिटी के 16 खिलाड़ियों ने गोल किए जो किसी अन्य टीम से अधिक है और टीम ने 72 गोल किए। 7 बार खिताब जीत चुकी सिटी के पास अब भी यूनाइटेड के 20 खिताबों के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए लंबा सफर तय करना है। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। और इस बीच राकेश हमसे जुड़ गए हैं। राकेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से इस समय ईपीएल की हम बात करेंगे, इसका खिताब मैनचेस्टर सिटी ने जीत लिया है। बहुत ही अहम ये मुकाबला होता है और ईपीएल का चैंपियन बनना जो है मैनचेस्टर सिटी के लिए, अगर हम जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी सुना कि तीसरी बार खिताब अपने नाम किया, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं आप? देखिए सिद्धार्थ, के फुटबॉल का जो जुनून है वो पूरी दुनिया में सिर चढ़ के बोलता है और उसमें जो इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब है, ये जितनी भी लीग होती है उसके अंदर बहुत ही प्रतिष्ठित खिताब माना जाता है और 4 साल में 3 बार इसको जीतना, मुझे लगता है कि ये उसके खिलाड़ी और जो स्पेनिश कोच है पेप गार्डियोला 2016 में वो टीम के साथ जुड़े थे। उसके बाद से टीम के प्रदर्शन में लगातार शानदार चढ़ाव देखने को मिला है और आप देखें कि कुल टोटल जो 15 अगर ट्रॉफियां में से 10 ट्रॉफी मैनचेस्टर सिटी ने जीती हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि। लेकिन ये जो विक्ट्री है इस साल वाली, ये पिछली सारी विजयों से एकदम अलग है। एक अलग तरीके का माहौल कोरोना काल से आप देख रहे हैं, संकट से सारे देश जूझ रहे हैं और आप अपने देश में अगर स्थितियां कुछ अच्छी भी हैं तो आप दूसरे देशों की स्थितियां देख के महामारी में किस तरह लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा, तो उससे भी आप व्यथित होते हैं। तो जो ये फुटबॉलर हैं, ये मतलब इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है कि बहुत मेहनत इन्होंने की। बायो बबल में रहना लंबे समय तक, ये बहुत बड़ा एक मानसिक तनाव वाली स्थिति होती है और मैदान में दर्शकों का ना आना। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस को हम देखते हैं कि दर्शक एकदम खचाखच भरे हुए होते हैं तो स्टेडियम के अंदर, तो वो आपके समर्थक वहां ना हो, उसके बाद आप ये खिताब जीतते हैं, तो उसके जो खिलाड़ी हैं मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी, उनके कोच, उनका सारा मैनेजमेंट उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है कि जिस दिन वो अपने होम ग्राउंड में अपने समर्थकों के बीच इस ट्रॉफी के जीतने का जश्न मना सकें।
जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर हम यूरोप में फुटबॉल की बात करें तो एक जुनून होता है जो फैंस के बीच में, और टीम जीतती है तो भी उनके अंदर उत्साह होता है, हारती है तो अपनी हार को नहीं स्वीकार कर पाते हैं। एक बहुत ही अलग किस्म का जो जिसे कहते हैं फैन फॉलोइंग होती है वो देखने को मिलती है यूरोप में। मैं आपको सिद्धार्थ एक चीज बताऊं इसमें, मुझे एक बार पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं वसीम अकरम जी, उन्होंने बताया था, बोले मैं इंग्लैंड में जब काउंटी क्रिकेट खेलता था जी, तो हमें एक फुटबॉल की टीम चुननी पड़ती थी और उस टीम का हिसाब किताब रखना पड़ता था जी, कि भाई इस क्लब को मैं इस क्लब को दूंगा, दूसरा प्लेयर किसी दूसरे क्लब को करेगा जी, और उन क्लबों के मैच जब होते थे तो वो पासेज इनको मिलते थे मैच देखने के लिए जी, तो वो कह रहे हम तो कभी कभी जाते थे देखने के लिए और हम भी फुटबॉलर्स को इनवाइट करते थे, लेकिन हमारा काउंटी मैच देखने तो कभी कोई फुटबॉलर आया नहीं, लेकिन हमें उन टीमों को फॉलो करना पड़ता था। जी, हम क्रिकेट के प्लेयर थे, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीमों को हमें फॉलो करना पड़ता था। तो मतलब आप इंग्लैंड में रहते हुए आप फुटबॉल को अगर वो ना देखें तो मतलब ये एकदम असंभव सी बात है। हमने देखा है कि इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुए हैं तो जो जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि वर्ल्ड कप के इतना प्रचार इंग्लैंड में देखने को नहीं मिलता जितना कि फुटबॉल से जुड़े हुए बैनर्स वहां देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल। फुटबॉल का तो जुनून एकदम एक अलग तरीके का है। जी, बहुत ही रोमांचक मैच, और जिस तरीके से मैनचेस्टर सिटी ने इस खिताब को जीता है, और इसके साथ ही ये तो बात थी ईपीएल की। सितार्थ, इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। जी जी बोलिए। इसमें एक चीज है कि देखो आप एक बड़ी दिलचस्प चीज है, बड़ा उतार चढ़ाव वाला सीजन रहा है मैनचेस्टर सिटी के लिए कि 25 दिसंबर को क्रिसमस का दिन बड़ा अहम दिन उनके लिए होता है, तो उस दिन जो है वो लीग में 8वें नंबर पर थी ये टीम, और उसके बाद उसने 3 मैच रहते हुए अभी खिताब पहले ही खिताब जीत लिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मतलब दिसंबर से मार्च के बीच उन्हें 21 जीत लगातार दर्ज करके एक रिकॉर्ड बनाया। तो घर के बाहर 22 मैचों में उन्होंने कोई मैच ही नहीं गंवाया। मतलब इस तरीके का जोरदार प्रदर्शन जो वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बचे हुए 3 मैचों में भी वो बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे। हाँ, एक चीज जरूर आई है कि लीग के शुरुआती दौर में उन्होंने 5-0 से भी जीत दर्ज की, 4 गोल के अंतर से, 3 गोल के, लेकिन ये जो अप्रैल और मई का महीना है इसमें उनकी ज्यादातर जीतें बहुत नजदीकी रही हैं, 2 या 1 गोल के अंतर से उनको जीतें मिली हैं। तो मतलब काफी कठिन उनका वो दौर रहा है यहाँ पर, और काफी संघर्ष खिलाड़ियों ने किया और दूसरी टीमों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सर्बिया के नोवाक जोकोविच डोमिनिक थीम ज़ेरेव जूनियर इटालियन ओपन के पुरुष सिंगल्स मुकाबले के अगले दौर में पहुंच गए हैं। राफेल नडाल भी अगले दौर के लिए आज ही अपनी चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में मैड्रिड ओपन की विजेता एरिना सेबेलेंका, विश्व नंबर 1 एशले बार्टी, एलिना सितोलिना, गरबाइस मुगुरुजा और इसके अलावा वी कुदेरमेटोवा, मार्टियो बेरेटिनी और कैरोलिना प्लिस्कोवा अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में पहुंच गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट। सर्बिया के नोवाक जोकोविच अमेरिका के टेलर फिट्स को 6-3, 7-6 से हराकर इटालियन ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके अलावा डोमिनिक थियम ने भी अगले दौर में जगह बना ली है। हाल ही में हुई मैड्रिड ओपन के विजेता जेवरेज जूनियर भी अगले दौर में पहुंच गए हैं। राफेल नाडाल भी अगले दौर के लिए आज अपनी चुनौती पेश करेंगे। इस बीच 2 बार के ओलंपिक चैंपियन राफेल नाडाल ने कल ये स्वीकार किया कि आगामी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के बारे में वो अब तक फैसला नहीं कर सके हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वो फैसला लेने में और समय लेना चाहते हैं। वहीं महिला सिंगल्स में मैड्रिड ओपन की विजेता साबालेंका, विश्व नंबर 1 एशले बार्टी, एलिना स्वितोलिना और वी कुदेरमेटोवा और कैरोलिना प्लिस्कोवा अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में पहुंच गई हैं। इससे पहले इटली की मार्टियो बेरेटिनी को पहले दौर में जीत दर्ज करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बेरेटिनी ने वर्षा बाधित अपने पहले दौर के मुकाबले में जॉर्जिया के निकोलोज बासिली शालिशी को 4-6, 6-2, 6-4 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। विश्व की नंबर 12 स्पेन की गरबाइन मुगुरुजा ने वर्षा बाधित अपने पहले मैच में रोमानिया की पैट्रिका मारियाट्रिक को 6-1, 6-2 से हराकर इटालियन ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि हालांकि अभी शुरुआती मुकाबले हो रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इटालियन ओपन के बारे में? देखिए, कोरोना संकट में ऐसा हो रहा है कि खिलाड़ियों को ज्यादा खेलने के मौके नहीं मिल पा रहे हैं और ये पता नहीं है कि कौन सी चैंपियनशिप हो पाएगी नहीं हो पाएगी। बड़ी ऊहापोह की स्थिति के बीच
खिलाड़ी हैं लगभग हर खेल के। जी। तो ये जो इटालियन ओपन चल रहा है, मुझे लगता है कि ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों को थोड़ा सा अपनी तैयारियों को परखने का इसमें मौका भी मिल रहा है, इसलिए जो दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी इसमें यहाँ पर खेल रहे हैं और उनकी नजरें कहीं ना कहीं ओलंपिक्स के ऊपर लगी हैं, लेकिन एक अनिश्चितता का वातावरण है कि भाई ओलंपिक्स अभी हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या होंगे तो किस तरीके से होंगे। तो मुझे लग रहा है कि खिलाड़ियों को यहाँ पर जो भी उन्होंने तैयारियां उनकी चल रही हैं, इस टूर्नामेंट में उनको अपनी वो परखने का मौका मिलेगा और यही वजह है कि शीर्ष खिलाड़ी खेल रहे हैं और अभी तो ये शुरुआती दौर है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने नामी खिलाड़ी हैं ये बेहतरीन प्रदर्शन के क्रम को जारी रखते हुए इस टूर्नामेंट में आगे तक जाएंगे और सेमीफाइनल फाइनल में अच्छा संघर्ष देखने को मिलेगा। जी, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। न्यूजीलैंड के जाने माने विकेटकीपर बल्लेबाज बीजे वॉटलिंग ने घोषणा की है कि वो अगले महीने इंग्लैंड में भारत के खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों यानी फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी विशाल शर्मा की ये रिपोर्ट। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज बीजे वाटलिंग ने घोषणा की है कि वो अगले महीने इंग्लैंड में भारत के खिलाफ होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लेंगे। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे वाटलिंग ने अगले सत्र के लिए न्यूजीलैंड के 20 अनुबंधित खिलाड़ियों की शुक्रवार को जारी होने वाली सूची से पहले ये घोषणा की है। वाटलिंग ने न्यूजीलैंड के हाल में टेस्ट मैचों में अच्छे प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2009 में सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर के रूप में करियर की शुरुआत की, लेकिन 2013 में जब ब्रेंडन मैकुलम ने टेस्ट मैचों में विकेट कीपिंग करनी छोड़ दी तो वाटलिंग न्यूजीलैंड के पहली पसंद के विकेटकीपर बन गए। वाटलिंग ने अब तक 73 टेस्ट मैचों में 38.11 की औसत से 3,773 रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने विकेटकीपर के रूप में 257 शिकार किए हैं, जो न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड है। अब जबकि वाटलिंग ने अवकाश की घोषणा कर दी है तो उनके प्रशंसक हमेशा उनके बेहतरीन क्रिकेट के लिए उन्हें याद करेंगे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स के। जी हाँ राकेश, अगर वॉटलिंग की बात करें तो क्या कुछ यादें हैं आपकी? देखिए सिद्धार्थ, क्रिकेट में जब भी किसी क्रिकेटर की चर्चा होती है तो उसके आंकड़ों के ऊपर जाते हैं जी। और टेस्ट क्रिकेट के अंदर कोई भी जब शुरुआत करता है खिलाड़ी तो ये माना जाता है कि जिस दिन ये रिटायर हो और इसकी जो औसत है वो 50 के लगभग होगी या 50 के पार होगी, तो ये माना जाएगा कि भाई ये बहुत स्टैब्लिश दुनिया का बल्लेबाज रहा है जी। और वॉटलिंग की गिनती कोई दुनिया के बहुत श्रेष्ठ बल्लेबाजों में तो नहीं रही है, लेकिन एक विकेटकीपर और सलामी बल्लेबाज के रूप में जो उनका औसत है वो 38 के आसपास रहा है। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि रही। 257 शिकार जो उन्होंने विकेट के पीछे बनाए वो न्यूजीलैंड का एक रिकॉर्ड है। तो अपनी भूमिका को उन्होंने एक अच्छे ढंग से निभाया है और मुझे लगता है कि एक संतुष्ट खिलाड़ी के रूप में जाएंगे। 8 शतक भी उन्होंने लगाए, 19 अर्धशतक है, लगभग 3,350 से ज्यादा उनके रन टेस्ट क्रिकेट के अंदर हैं। तो मुझे लगता है कि एक संतुष्टि के भाव के साथ जाएंगे और न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल खेल रही है, उसको वो खेलेंगे। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जब पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है आईसीसी के द्वारा और उसमें आप खेल रहे हो, तो वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि इसमें बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करें। और उनकी टीम के जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो भी ये चाहेंगे कि हम इस फाइनल को जीतकर एक विदाई का तोहफा जो है वाटलिंग को दें और भारत के खिलाफ ये फाइनल होना है और हम जो होंगे भारतवासी वो इसके एकदम उलट चाहेंगे कि किसी भी तरह से भले ही वाटलिंग इसमें अच्छा प्रदर्शन जरूर करे मैच में, लेकिन ये मैच तो भारत ही जीते। जी बिल्कुल, तो हम सबकी यही दुआएं हैं कि भारत ये मैच जीते। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं बैडमिंटन की। बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने कोरोना वायरस से जुड़ी यात्रा पाबंदियों के कारण सिंगापुर में ओलंपिक की अंतिम क्वालिफाइंग को आज रद्द कर दिया, जिससे भारत की साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत की टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई करने की जो उम्मीदें हैं वो भी लगभग खत्म हो गई हैं। टूर्नामेंट के आयोजक सिंगापुर बैडमिंटन संघ SBA और BWF संयुक्त रूप से सिंगापुर ओपन को रद्द करने को राजी हुए, जिसका आयोजन 1 से 6 जून तक होना था। BWF विश्व टूर सिंगापुर ओपन ओलंपिक क्वालिफाइंग समय के दौरान रेस टू टोक्यो ओलंपिक के लिए रैंकिंग अंक देने वाला आखिरी टूर्नामेंट था। तो इसके अलावा भारत के लिए महिला सिंगल्स में PV सिंधु, पुरुष सिंगल्स में B साई प्रणीत,
चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी पहले ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। राकेश, अगर हम देखें तो इसके ऊपर काफी उम्मीदें टिकी हुई थी इस टूर्नामेंट से, जो साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत को, तो अब इनकी चुनौती खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा निराशाजनक है खिलाड़ियों के लिए जो इस टूर्नामेंट के जरिए कुछ रैंकिंग पॉइंट एकत्रित कर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद जगाए हुए थे, जिसमें साइना नेहवाल भी थी, किदाम्बी श्रीकांत भी हमारे थे, उनके पास मौका था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है उसको इस पर विचार करना चाहिए कि अगर ओलंपिक से पहले आप कोई क्वालिफाइंग टूर्नामेंट इस तरह से रद्द करते हैं तो उसके एवज में खिलाड़ियों को कुछ न कुछ रैंकिंग पॉइंट्स तो दिए ही जाने चाहिए, उनको उनका बोनस दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनको इतनी निराशा इसमें ना हो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उन बोनस पॉइंट की वजह से साइना नेहवाल, किदाम्बी श्रीकांत क्वालिफाई कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है इसके एक तरह से हरजाने के तौर पर कि एक टूर्नामेंट था जिसमें खिलाड़ी के पास मौका था क्वालिफाई करने का, तो कहीं ना कहीं उनको ये मिलना चाहिए कुछ ना कुछ, इसमें बोनस रैंकिंग पॉइंट्स मिलने चाहिए खिलाड़ियों को। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं न कहीं इससे थोड़े खिलाड़ियों को निराशा जरूर हुई होगी, पर चूंकि एक पैंडेमिक है और बहुत सारे यात्रा के प्रतिबंध हैं, तो जिसको लेकर ये फैसला किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। जी, बात करते हैं निशानेबाजी की। भारत के निशानेबाजी कोच पावेल स्मिर्नोव वीजा प्रक्रिया में देरी होने के कारण आज क्रोएशिया रवाना हो रही 28 सदस्यीय राष्ट्रीय शूटिंग दल में शामिल नहीं हो पाएंगे। भारतीय दल के 13 निशानेबाज यूरोपीय देश में ओलंपिक शिविर में भाग लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने संक्रमण जोखिम कम करने के लिए एक चार्टर विमान का प्रबंध किया है और जिस तरीके से भारतीय टीम यहाँ पे जो 28 सदस्यीय राष्ट्रीय शूटिंग दल है ये वहाँ पे अभ्यास भी करेगा और इसके बाद जो है वो यहाँ पे जो प्रतियोगिता है उसमें भी हिस्सा लेगा। राकेश जी बिल्कुल, देखिए ये एक नेशनल राइफल एसोसिएशन ने एक अच्छा ये कदम उठाया कि भाई इन खिलाड़ियों को जहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, ट्रेनिंग कम चैंपियनशिप में उनका पार्टिसिपेशन, और उसके बाद वहीं से ओलंपिक्स में वो चले गए सीधा, क्योंकि यात्रा में आने जाने में आप जानते हैं कि कोरोना का जो वायरस है उसकी चपेट में आने का एक थोड़ा सा खतरा बना रहता है। और खिलाड़ियों को बहुत बेहतरीन ढंग से भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की हैं, जिस तरह का आंख बंद करके खर्च किया, चाहे कितना भी खर्च हो जाए, हमारे जो ओलंपिक बाउंड एथलीट्स हैं उनको पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो बार बार कहीं जाना, वापस फिर भारत आना, फिर ओलंपिक्स के लिए जाना, इस दौरान खिलाड़ियों के इतने कोरोना टेस्ट होते हैं कि मुझे एक दो खिलाड़ियों ने बताया कि हमारी नाक जो है ना वो छिल चुकी है, उसमें से खून आता है, इतनी बार हमारे कोरोना के टेस्ट हुए हैं। तो खिलाड़ियों को एक बड़ी एक तरह से ये प्रताड़ना है जिससे होकर उनको गुजरना पड़ रहा है। और एक बैक ऑफ द माइंड एक डर आपके रहता है कि कहीं आप उस दिन पॉजिटिव आ गए, रिपोर्ट गलत हुई, कुछ हुआ, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी व्यवस्था मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बीसीसीआई से प्रभावित होकर जिस तरह से इनको खिलाड़ियों के लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की गई है कि एक तरह से ये अपने बायो बबल में रहते हुए खिलाड़ी वहां पर पहुंचे, चैंपियनशिप में अभ्यास करें अच्छे ढंग से और चैंपियनशिप में पहुंचे और फिर ओलंपिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन करें, क्योंकि हमारे को निशानेबाजों से ओलंपिक्स में पदक की बहुत उम्मीद है। जी बिल्कुल, और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि कनाडा कोरोना वायरस महामारी के कारण लगी यात्रा प्रतिबंधों की वजह से विश्व कप फुटबॉल क्वालिफायर में अपने अगले 2 मैच अमेरिका में खेलेगा। कनाडा को अगला मैच 5 जून को अरूबा से खेलना है जो फ्लोरिडा में खेला जाएगा। कनाडा फुटबॉल संघ ने ये जानकारी दी है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद और 4 अन्य भारतीय ग्रैंड मास्टर्स कोविड-19 महामारी के बीच देश की सहायता के लिए धन जुटाने के वास्ते कल अन्य खिलाड़ियों के साथ ऑनलाइन प्रदर्शनी मैच खेलेंगे। और कहीं न कहीं जहां पे एक पैंडेमिक है तो सारे खिलाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर आकर ये भी एक बहुत अच्छी मानवीय जो गेस्चर दिखा रहे हैं, जो मतलब जिस तरह की लोगों की हेल्प कर रहे हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, जैसा आपने देखा होगा कि अभी आईपीएल के दौरान कई ये सवाल उठे कि भाई क्रिकेटर इतना पैसा कमाते हैं, ये कितना इसकी पैंडेमिक में मदद के लिए दे रहे हैं, कोरोना के लिए। तो मुझे लगता है कि ये विश्वनाथन आनंद और दूसरे जो हमारे खिलाड़ी शतरंज के ऑनलाइन टूर्नामेंट में खेल रहे हैं उनका ये बहुत बड़ा योगदान। जी बिल्कुल योगदान है और समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राकेश, तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर।
कल दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए। अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार।